हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सीरीज चल रही थी। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। इसमें ये हमारा आज डे 5 है। ऑलरेडी हमने डे 4 तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर किया था, तो आज हम अपने इस डे 5 में देखेंगे सितंबर माह के अंतिम पार्ट को। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है डे 5 करंट अफेयर्स का लेट्स क्रैक का। सितंबर 2020 माह के लास्ट पार्ट को हमें आज कवर करना है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कौन जारी करता है, दूसरा भारत में इसे किसको अभी तक मिला है। इससे ज़्यादा आपको इस पर नहीं याद रखना है। ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू का मतलब होता है समुद्र। समुद्र का मतलब कि कोई भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अगर आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ ले कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो होता है वो यातायात परिवहन चालकों को दिया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये समुद्री पारिस्थितिकी से रिलेटेड होता है, जैसे बीच हो गया, मरीन हो गया, सस्टेनेबल बोटिंग सिस्टम हो गया, टूरिज्म हो गया, है ना। इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है। एक तरीके का इको लेबल होता है। जैसे आप लोग हमेशा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना, ये FSSAI के द्वारा प्रमाणित है। बिल्कुल वैसा ही इसको भी प्रमाणित किया जाता है। प्रश्न उठता है कि इसे कौन जारी करता है, तो इसे FEE द्वारा जारी किया जाता है। FEE का पूरा नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, सॉरी, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल फॉर एजुकेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना, आपको पूरा नाम नहीं याद रखना है क्या ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेनमार्क का है। अर्थात ये UN का पार्ट नहीं है, किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक तरीके का NGO है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन देगा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में, FEE के द्वारा जारी किया जाता है, ये UN का अंग है, ठीक है, ऐसे आपको दे देगा। तो आप कहना नहीं साहब, FEE जो है वो एक NGO है, ना कि UN के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किन मेजर्स को ये आधार बनाता है, तो ये 4 मेजर्स को आधार बनाता है। पहला, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, अर्थात पर्यावरण से संबंधित कितनी शिक्षाएं दी जा रही हैं या कितनी सूचनाओं का प्रवाह वहाँ पे हो रहा है। बाथिंग वाटर क्वालिटी, मतलब वहाँ पे जो जल है नदी का, तालाब का या किसी भी समुद्री पारिस्थितिकी का, वो कैसा है, क्या नहाने योग्य है या नहीं है। तीसरा, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट है वो कैसा है और उसका संरक्षण किस तरीके से किया जा रहा है। चौथा, सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस, जो बीच बनाए गए हैं समुद्र के किनारे, जैसे आपने देखा होगा कि गोवा के किनारे का जो बीच है या तमिलनाडु के या केरला के, तो उसमें कितनी ज़्यादा सुरक्षा है, अर्थात बच्चे कहीं डूब तो नहीं जाते, वहाँ पे कोई केयर करने वाला है भी या नहीं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, ठीक है। खास बात क्या है कि अभी तक सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो स्पेन को, ग्रीस को और फ्रांस को मिला है। भारत में जो एक तट है वो है उड़ीसा का समुद्र तट, उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है बीम्स के बारे में। बीम्स क्या है? पूरा नाम है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो, जब मैं कह देता हूँ कि इस आर्टिकल को नहीं याद रखना है, तो नहीं याद रखने मतलब उसको लिखना भी नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है, अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है माउंट एवरेस्ट को लेके। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट पे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाइयों बता दो माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ पे है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये कि माउंट एवरेस्ट के साथ क्रम में बताइए हाईएस्ट माउंटेन को लेके, ठीक है। तो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसके बाद K2 गार्डविन आता है। मतलब क्या है कि मैंने आपको एक सीक्वेंस दे दिया है पूरा कि पूर्व से पश्चिम की जो पर्वत चोटियां हैं वो कैसी हैं। अब पूर्व से पश्चिम, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पूर्व से पश्चिम का मतलब इस तरफ से, मतलब यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे जाओ, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से आप हिमालय की वादियों में जाओ, मतलब जम्मू कश्मीर की ओर, ठीक है। एक बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। तो ये जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। प्यारे भारत में यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ अरुणाचल से ऊपर को जाना, ठीक है।
मतलब ऊपर से नहीं, तो इसलिए आपको इसके दोनों क्रम पता होने चाहिए। आप अपनी बुकलेट में लिख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पूर्व से पश्चिम हिमालय की पर्वत चोटियों का क्रम कैसा है। तो पहले है नंबर 1 पे अन्नपूर्णा, यानी कि अन्नपूर्णा क्या है, सबसे छोटी चोटी है, ठीक है। छोटी का मतलब इधर पूर्व की ओर। अब यहाँ पे लेंथ मैं यहाँ पे नहीं आपको बता रहा हूँ, क्रम बस बता रहा हूँ कि पहले अन्नपूर्णा इधर मिलेगी अरुणाचल प्रदेश के पास, फिर नंगा पर्वत मिलेगा, फिर मानसालू मिलेगा, फिर धौलागिरी मिलेगा, फिर चाओपू मिलेगा, ऐसे मैं क्रम बता रहा हूँ, ठीक है। तो अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, मानसालू, धौलागिरी, चाऊपू, है ना। हो सकता है कि इन 4 में आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत और धौलागिरी पे, ठीक है। फिर आता है मकालू, माउंट मकालू काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाओत्से, कंचनजंगा, K2 एंड माउंट एवरेस्ट। अगर मैं अब फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, K2 आएगा, कंचनजंगा आएगा, मकालू आएगा, ठीक है, धौलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा। समझ गए। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये क्रम 10 की 10 का आप याद कर लीजिए, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, ठीक है। आपके पास मैप है, मैप में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम केवल आपको यहाँ पे एक ही का दिखा देंगे, है ना, ताकि आप भी दर्शन कर लो, नहीं तो फिर आप कहोगे सर ये क्या करवा दे रहे हो आप, ठीक है। तो हमने आपको माउंट एवरेस्ट का दर्शन करा देते हैं ताकि आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। आप में से जिसका मन हो कभी IAS बन जाना तो ट्रैकिंग करना जाके यहाँ पे और घूमना टहलना, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है डेनाइड एक फ्लाई, आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। बायोटेक किसान प्रोग्राम, बायोटेक किसान प्रोग्राम का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी, किसान का मतलब किसान से संबंधित क्या होगा। तो देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है इनोवेशन लाना, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर्स, मतलब कि किसानों को हम नवीन से नवीन तकनीकी से रूबरू कराएं। जैसे फसल कटाई की मशीन हो गई, है ना, फसल बुआई की मशीन हो गई, उसकी मड़ाई की मशीन हो गई, है ना। तो इन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाती है। आपको बस मोटे तौर पर ऐसे याद रखना है, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हो सकता है आपको क्वेश्चन घुमा दे, तो आप इसको लिख लेना कि इसे मंत्रालय साइंस एंड टेक के द्वारा किया जाता है। आपको यहाँ दे देगा इसे मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड पशुपालन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक। किसान केंद्रित योजना है, किसानों के लिए बनी है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। वैभव समिट क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपसे क्वेश्चन इस पे जरूर पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या यूज हैं, क्वांटम तकनीक क्या यूज हैं, ठीक है। तो ये तो आप बता ही देंगे, तो आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बात आती है नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, आपसे सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। हमने क्वेश्चन भी आपसे MCQ पूछा है, तो कहाँ पे है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। ऑलरेडी हम इसकी मैपिंग भी आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं अपनी मिशन मैप 2.0 सीरीज में टेलीग्राम में। तो आप प्लेलिस्ट पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे मैप भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक बार हम आपको लोकेशन मैप में भी दिखा देते हैं कि नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क है कहाँ पे, ठीक है। नंदन कनन, ये देखिए, ठीक है, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। इससे क्या होता है, चीज़ें आपको याद रहती हैं और आप कभी भूलते नहीं। एक बार अगर आपने पिक्चर देख ली तो फिर चीज़ें आपको याद बनी रहती हैं। तो आप ये देख रहे हो, उड़ीसा में है, कुछ इस तरीके का बना हुआ है नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1960 में बनाया गया था, ये इतना भव्य बना है, खूबसूरत, ठीक है। ये आप देख सकते हो दरियाई घोड़ा, ये देखो, ये तो नकली है, असली नहीं है ना। ये देखिए, आप में से किसी का कोई बच्चा होगा बेचारा टहल रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हिप्पोपोटामस वगैरह, ये नाव वगैरह, ठीक। मन हो जाना खाली है, आपका इंतजार कर रही है नाव, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है स्लॉथ बियर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्लॉथ बियर क्या है, IUCN में तो बता देना वल्नेरेबल है, ठीक है। स्लॉथ बियर या हनी बियर, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। खास बात क्या है इसमें कि भारत का पहला ऐसा जू बना था जिसको वाजा में सदस्यता मिली थी। आपसे क्वेश्चन नहीं मिले, पूछेगा कि वाजा क्या है, वर्ल्ड। इतना डेप्थ में देखो UPSC नहीं जाती, इतना हमें पता होना चाहिए। UPSC जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं हमें वो बस पता हो, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है, ठीक है।
तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है कि 1960 में बना था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं वो IUCN में किस लेवल पे हैं, मतलब वनरेबल हैं, इंडेंजर्ड हैं, लीस्ट कंसर्न है, सॉरी लीस्ट कंसर्न है, या फिर आपका ये बता दीजिएगा कि उस पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो भी हो बताइए। ठीक है, काकती देवी टेम्पल आपसे नहीं पूछेगा कि काकती देवी टेम्पल कहाँ पे है, आपको ये नहीं याद रखना है। हाँ, इम्पोर्टेंट बस ये याद रखना कि वारंगल कहाँ पे है, तेलंगाना में। ठीक है, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कि मार्को पोलो जो था वो रुद्रमा देवी के शासनकाल में भारत आया था, बाकी आपको नहीं याद रखना है। सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, तो आपसे ये कभी कभी पूछ लेता है कि सिंचाई के उस समय साधन क्या होते थे। जैसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है, रहेट का क्या मतलब है, तो उसी तरीके से इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो वो हम आपको जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को कवर कराएंगे, बाकी आपसे यहाँ पे इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा। ठीक है, रामप्पा मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है कि इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रामप्पा मंदिर कहाँ पे, वारंगल तेलंगाना में। हैदराबाद का गोलकुंडा किला, जिसे बाद में कुतुब शाही का कैपिटल बनाया गया था, मतलब कुतुब शाही ने इसे कैपिटल बनाया था। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला आता है बिजनेस एडवाइजरी समिति। बिजनेस एडवाइजरी समिति का मतलब आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपीएससी कई बार प्राक्कलन समिति पे, लोक लेखा समिति पे, सार्वजनिक उपक्रम समिति पे, और आपको पता हो ये तीनों की तीनों समितियां क्या हैं, वित्तीय समितियां हैं। प्राक्कलन में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोक लेखा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, इसमें भी दोनों होते हैं। इसमें 30 मेंबर होते हैं, इसमें 22 होते हैं, इसमें 22 होते हैं। ठीक है, इसमें विपक्ष का नेता होता है, इसमें लोकसभा का ही नेता होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी आपको ये याद रखना है, बिजनेस एडवाइजरी समिति लोकसभा में नए लोकसभा गठन होने पर किया गया, पहली बार 1992 में बनी थी। यह समिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आती है, मतलब दोनों जगह पे इसका काम होता है। ठीक है, लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा में 11 मेंबर इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, स्पीकर भी शामिल होता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है। INS विराट क्या है, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं याद रखना है। हाँ, एक दो ऑपरेशन हैं, अपनी जानकारी के लिए आप इन्हें याद रख सकते हैं कि जैसे ऑपरेशन जुपिटर जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है, ऑपरेशन पराक्रम जो कि संसद पे जब हमला हुआ था 2000 में, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अगला आता है फेलूदा। फेलूदा क्या है, इसका पूरा नाम है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसवे। मतलब क्या है, लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, अर्थात स्वदेशी है, क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक पर आधारित टेस्ट है। सिंपल सा मतलब है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फेलूदा क्या है तो आप बता देना कि फेलूदा स्वास्थ्य से संबंधित एक पहल है या एक तरीके का टेस्ट है जो कि बॉडी से लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी आप लोग RT-PCR कराते हो, ब्लड टेस्टिंग कराते हो, आप अपने अंदर प्लेटलेट्स देखते हो, BP वगैरह करवाते हो, तो अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो उसी तरीके का फेलूदा भी टेस्ट ही है। ठीक है, अब ये मत समझ जाना कि फेलूदा एक तरीके का एस्ट्रॉयड होता है या एक तरीके का नया प्लैनेट खोजा गया है, बिल्कुल भी नहीं, या डिफेंस की कोई सिस्टम है, मोटे तौर पर बस याद रखो। ठीक है, अगला आता है स्कॉच अवार्ड। यूपीएससी कभी भी अवार्ड पे क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो इसलिए आपको याद नहीं रखना है, बस जानकारी के लिए आप ये याद रख लो कि ये उन लोगों को दिया जाता है या इंस्टीट्यूट्स को दिया जाता है या उनके ऐसे प्रोजेक्ट को दिया जाता है जो किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वस्व या अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो इसमें वही बात है, 10 सूत्र होते हैं, इससे रिलेटेड बातें होती हैं, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, अगला आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक। आपसे ये तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक क्या है, इंपॉर्टेंट है जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जेनेवा कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो बता देना साफ सड़क परिवहन से रिलेटेड है। ठीक, क्या भारत इसका हस्ताक्षर करता है, तो हाँ भारत इसका हस्ताक्षर करता है और रेटिफाइड भी है, तो इसमें सोचना ही नहीं। दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा वो है वियना कन्वेंशन, तो इसका संबंध भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। मतलब मोटा मोटा बस याद रखो कि वियना और आपका क्या है, जेनेवा। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे आपका दिया होगा, शायद यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
तीसरा कन्वेंशन है ब्राजीलिया घोषणा पत्र। ठीक है, आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि साहब ये भी सड़क परिवहन से रिलेटेड है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, इसे नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आप पढ़ते होंगे। ठीक है ना, ये सभी प्रकार के पानी जैसे फ्रेश, लवड़ी व मरीन तीनों में पाया जा सकता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया इसे नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, ये केवल फ्रेश वाटर में उपलब्ध होता है, तो गलत हो जाएगा साहब, ये तीनों में उपलब्ध होता है। ठीक है, खास बात क्या है कि ये मिट्टी में भी पाया जाता है, मतलब जल में तो पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, और स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी, परपोषी, ये सारी चीजें हमने आपको कब पढ़ाई हैं, एनवायरनमेंट की सीरीज में, कि स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएं, परपोषी का मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहें। जैसे मेरी आदत है, मैं एक तरीके का परपोषी प्राणी हूँ। ठीक है, इस समय क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए परपोषी की स्थिति इसमें बनी हुई है। तो वैसे ही आप लोग भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, कुछ बच्चे खाना बनाते हैं, कुछ खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, कोई गर्म स्थान फास्फोरस व नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी तेजी से पनपते हैं। ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ करते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्वेश्चन क्या देगा कि साइनोबैक्टीरिया से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, ये लाभकारी होते हैं, तो गलत हो जाएगा। इनके साथ नुकसान के साथ साथ हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, और एक बात और बताएं, कई बार यूपीएससी ऐसे लाइन दे देता है कि साइनोबैक्टीरिया के काफ़ी सारे लाभ हैं, तो ये लाइन सही मानी जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते नहीं सर इसमें ये क्यों नहीं लिखा है हानि, इसमें हानि लिखो बताओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको ये दे दे कि साइनोबैक्टीरिया का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, तो गलत हो जाएगा। कोई भी वर्ड आ गया ना तो वो एक्सट्रीम हो गया, समझ गए। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। बाकी हम बैक ईयर के क्वेश्चन जब कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मकर रेखा से जाने वाले देश अफ्रीका में कौन कौन से हैं, मतलब अफ्रीका के वो कौन कौन से देश हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा का मतलब ये आपकी पृथ्वी, ये आपकी कर्क रेखा, ये बीच में भूमध्य या विषुवत रेखा, और ये आपकी मकर रेखा, मतलब नीचे से जाने वाले कौन कौन से देश हैं। तो आपको पता हो नामीबिया है, बोत्सवाना है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, मेडागास्कर है। आपको लग रहा होगा सर एक बार दिखा देते तो मज़ा आ जाता। तो भाई आप लोग मानते हो तो हम आपकी दिली इच्छा कभी तोड़ थोड़ा ना सकते हैं, है ना। तो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस तरीके से आपका यहाँ पे अफ्रीका का रीजन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये आपकी देखिए ऊपर कर्क रेखा आपको दिख रही, ये बीच में भूमध्य रेखा, और ये आपकी मकर रेखा, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये आपकी येलो कलर की मकर रेखा है। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका नामीबिया कंट्री है, ये बोत्सवाना है। ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका है। जिम्बाब्वे से जाती है? नहीं जाती है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, ये मोजाम्बिक आप देख रहे हो और ये मेडागास्कर देख रहे हो। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा आपको बस यहाँ पे याद रखना है। ऐसे एक एक कॉन्टिनेंट का याद रखोगे ना तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, नहीं तो मक्कारी करोगे तो फिर कुछ नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला आता है कैरोटार। कैरोटार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या है क्या नहीं है, ना तो लिखना है ना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। एफटीए क्या है? एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है पूछेगा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें कस्टम टैरिफ को कम किया जाता है या फिर बिल्कुल हटा देने की बात होती है। अर्थात ये लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज में हम देखते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे आप लोग आपस में ही जब कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा देते हो किसी को या कोई सामान देते हो या कोई सामान खरीदते हो तो क्या करते हो कि भैया ये सामान आप हमसे ले लो और हमें 3 दिन बाद दे देना। ठीक है, तो वो आपसे कोई टैक्स थोड़ा ना वसूलता है या कोई ड्यूटी उस पर थोड़ा लगाता है। मतलब ऐसा ही बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आपस में लेन देन हो जाता है। तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपस में लेन देन होने की प्रक्रिया को ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है भारत किस किस के साथ किया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पायलट व्हेल क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है।
सस्पेंशन ऑफ सांसद या राज्यसभा, ठीक है। तो वही है, मतलब किसको अयोग्य ठहरा दिया जाए, किसको हटा दिया जाए, उस चीज से रिलेटेड है। लोकसभा में अध्यक्ष के पास पावर होती है और राज्यसभा के सभापति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। प्रस्ताव पारित कराया जाता है राज्यसभा उस सत्र के अंतिम दिनों तक ही, नए सत्र के लिए नहीं। मतलब ये सारी चीजें हैं, हमने आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है, तो आप इंडियन पॉलिटी की जो क्लास है वहाँ पे इसको कवर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बार बार फिर वही चीज़ रिपीट होगी ना, अच्छा नहीं लगता। युवा पोर्टल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंट नहीं है आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मत याद रखिए। हाँ, ये आप बस याद रख लीजिए यूनिसेफ के बारे में, यूनिसेफ UNICEF, ठीक है, ये C है, E नहीं है। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है यूएन के अंतर्गत। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1946 के अंतर्गत। क्या काम करता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत जो भी बच्चे थे उन पे जिस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा उस चीज को डील करता है और उसको टैकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अभ्यास एयर व्हीकल आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बात आती है संसदीय समितियों को लेकर। हमने ऑलरेडी आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है कि संसद में 2 तरह की समितियां होती हैं, स्थायी और तदर्थ। तदर्थ का मतलब कुछ विशेष कार्यों के लिए उनका गठन किया जाता है, स्थायी का मतलब वो परमानेंट होते हैं। अब ये ध्यान रखना कि ये स्थायी समितियां और तदर्थ समितियों को आप मंत्रिमंडलीय समितियों से मत जोड़ दें। जो 8 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं जिसमें संसदीय के होम मिनिस्टर होते हैं, उनसे इनको मत ऐड करें, ठीक है। ये अलग प्रकार की समितियां हैं। वर्तमान में इस समय लगभग 24 समितियां भारत में विद्यमान हैं, ठीक है। प्रत्येक समिति में लगभग 31 MPs होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। समझ गए? अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि ये जो समितियां होती हैं इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। मंत्री नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब होता है? अब एक बात बताओ, कोई पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, उसी को हमने पर्यावरण वाली समिति में शामिल कर दिया, तो वो अपने इंटरेस्ट में अपनी तरफ ही वोट देगा ना, किसी और की तरफ थोड़ा ना देगा, और फिर वही होगा कि जांच हो नहीं पाएगी। तो इसलिए किसी मंत्री को कभी भी सदस्य नहीं बनाया जाता, ठीक है, क्योंकि वो उसी मिनिस्ट्री का हो सकता है। समझ गए? बाकी है फाइनेंस, डिफेंस और होम समिति के अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है ज्यादातर में, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। फिर बात आती है संयुक्त संसदीय समिति। इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए गठित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कहा नहीं जा रहा था कि राफेल के इशू को लेकर कि ज्वाइंट कमेटी का गठन किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए, है ना, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। चयन समिति ये किसी बिल को एग्जामिन करती है, इसके सदस्य जो होंगे वो किसी एक हाउस के होंगे, मतलब लोकसभा में है तो लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में है तो राज्यसभा में ही होगा। जो सरकार बिल लेके आती है उसकी जांच की जाती है, ठीक है। अब बिल क्या है? 3 रास्तों से बिल पहुंचता है। आपको ये सब कुछ भी नहीं याद रखना, ये संसदीय प्रोविजंस हैं, आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है, ठीक है। मेडिकेंस क्या है? मेडिकेंस एक तरीके के ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन होते हैं। साइक्लोन मतलब चक्रवात। लानोस चक्रवात ऐसा ही उदाहरण है, ठीक है। 3 आइलैंड है भूमध्य सागर में जो इंपॉर्टेंट है, केफालोनिया, इथाका और जाइकोथोस। आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक लाइन में अपनी कॉपी में लिख लेना कि हाल ही में चर्चा में रहे जाइकोथोस, केफालोनिया और इथाका क्या है। ये भूमध्य सागर के आइलैंड है। एक बार हम आपको भूमध्य सागर की लोकेशन दिखा देते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर का जो रीजन है ये है मेडिटेरियन सी। मोस्टली इंपॉर्टेंट रीजन होता है, आपसे हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको दे देगा कि इजिप्ट की सीमा लगती है क्या, लीबिया की सीमा लगती है क्या, फ्रांस की सीमा लगती है क्या, ऑस्ट्रिया की सीमा लगती है क्या, अल्जीरिया की सीमा लगती है क्या, मोरक्को की लगती है क्या, ग्रीस की लगती है, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है बल्कि लाल सागर से लगती है, ठीक है। लेकिन लेबनान की हो या सीरिया की हो या इजराइल की हो, इनकी सीमा यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे रीजन याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्या आता है? भूमध्य सागर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए वार्म कंडीशन। ये कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। जब हम आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, या हम यहाँ पे कहें बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ, ये जब पढ़ाएंगे, ये हम आपको कब पढ़ाएंगे? फरवरी या जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो हम वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताएंगे,
ठीक है, कि कैसे भूमध्य सागर से चक्रवात उठते हैं और कैसे भारत में रबी की फसल यानी कि सर्दी के मौसम में बारिश कराते हैं और रबी की फसल के लिए काफी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, वो वहां कराएंगे, तो इसलिए वहां पे करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्मियों में, तो मेडिकेन सर्दियों में, मतलब वही बात है, सर्दियों में ट्रॉपिकल जो होते हैं वो गर्मियों में ओरिजिनेट होते हैं, मेडिकेन्स जो होते हैं वो सर्दियों में होते हैं। मेडिकेन्स जो होते हैं काफ़ी ठंडे होते हैं, इनका डायामीटर ये वगैरह कुछ भी नहीं याद रखना है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, आपको लगता होगा सर आप फिर पढ़ाते क्यों हो? बात ये ना, ये करंट पहले की है, मतलब लास्ट ये 5 अक्टूबर का जो प्रीलिम हुआ था ना, उसको बेस बना के कवर कराई गई थी। ठीक, तो अब वही है कि जो इस बार के इंपॉर्टेंट है हम उनको कवर कराएंगे, कि सब फालतू के आपको थोड़ा ना पढ़ाएंगे कोई भी चीज़। ठीक है, ओ स्मार्ट स्कीम क्या है? पूरा नाम है द ओशियन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस, मतलब ओशियन से रिलेटेड कोई एक स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला अब तो आप समझ जाते हैं कि एक बहुत बड़ा छाता है, मतलब बहुत बड़ी स्कीम है, उसमें कई सारी सब स्कीम है। जैसे आप हमेशा सुनते हो ना कि लेट्स क्रैक प्रीलिम सीरीज, इसमें कई सारी सब पार्ट हैं, पॉलिटी है, सोसाइटी है, ठीक है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर्स है। तो ये लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 क्या हुई, इसको बोले अम्ब्रेला, और ये छोटी छोटी स्कीम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती, मिनिस्ट्री अर्थ एंड साइंस। आपको यहाँ पे घुमा देगा कि ये मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है, तो आप कहना नहीं साहब। ठीक है, अगला आता है EEZ। EEZ का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है 220 मील से रिलेटेड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए उसको याद नहीं रखना है। अगला आता है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि काफ़ी सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं रिस्क इंडेक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है इसको किसी भी तरीके से कि कौन मतलब है कौन नहीं है। ठीक, फिर बात आती है स्वच्छ विद्यालय अभियान। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ सेशन कई तरीके से, स्थगन हो, विघटन हो, सत्रावसान हो। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विघटन कौन करता है? स्थगन कौन करता है? ये सब कुछ हमने आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी है, और हमारे साथ MCQ भी आप नित्य सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कृतज्ञ हैकाथॉन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कृतज्ञ हैकाथॉन क्या है, क्या नहीं है, कौन इसे जारी करता है। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर की फील्ड में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड है, तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूसा डीकम्पोजर, आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन बस इतना पता हो कि हाँ डीकम्पोजर है क्या। ईरी ने इसे इन्वेंट किया, मतलब पूरा नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है, IARI का। फंगी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट किया गया है 4 टैबलेट के माध्यम से, और जिसे पैडी पर डाल देने से डीकम्पोजर काफ़ी तेज़ी से होता है। मतलब सिंपल सा, जो पराली आपने देखी है ना, आपके यहाँ प्यार, हमारे यहाँ प्यार बुलाते हैं, ठीक है, प्यार नहीं प्यार, ठीक है, भूसे की तरह जो उसका चावल का होता है, ठीक है, तो इतने बड़े बड़े वो होते हैं, ठीक है, प्यार। गर्मियों में, सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत जलाया जाता है, या आप जब ट्रेन से जाते हैं तो खेतों में बड़े ढेर लगे होते हैं। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने पूसा डिकम्पोजर बनाया, वो टेबलेट हैं, उन टेबलेट को इसके ऊपर डाल दो तो ये पूरा का पूरा प्यार सड़ा देगा और इसको खाद में तब्दील कर देगा, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इन्वायरमेंट में पराली से रिलेटेड जब आप सुझाव देते हैं ना कि पराली की समस्या को कैसे डील किया जाए, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला आर्टिकल आता है अरब लीग के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अरब कंट्री से रिलेटेड होगा, तो एक रीजनल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक बात बता दो, अरब लीग है तो क्या इंडिया इसका मेंबर होगा? इतने में ही बुद्धि लगा लिया करो, अरे भाई क्यों होगा, इंडिया अपने यहाँ का होगा कि अरब का होगा। ठीक है, अरबिक स्पीकिंग कंट्रीज ऑन द अफ्रीकन एंड आसियान महाद्वीप से रिलेटेड यहाँ पे लोग शामिल होते हैं। ठीक है, 1945 में गठित हुआ था, 22 कंट्री हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर हैं। पर्पस है प्रमोट द इंडिपेंडेंट, संप्रभुता अफेयर्स का लाभ और आपस में किया जाए। ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसका ऑब्जर्वर सदस्य है। 3 अन्य ब्राजील, इरिट्रिया और वेनेजुएला, मतलब ये चारों के चारों ऑब्जर्वर स्टेटस हैं। ठीक है, बाकी कई सारे देश हैं। अब यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन क्या घुमाएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या, कि इसमें क्या केवल अरब पेनिनसुला के हैं? तो नहीं, अफ्रीका के भी हैं, आसियान के भी हैं, एशिया महाद्वीप के कुछ देश हैं, लेकिन भारत नहीं है उसमें। ठीक है,
तो इतनी बातें समझ गए। अब देख लो, अच्छा भाई 22 सदस्य कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, बहरीन है, कोमोरस है। आप देखते हो कोमोरस आइलैंड है हिंद महासागर में। अब ये सारे नाम आपको नहीं याद रखने, ठीक है, मोटा मोटा बस जो मैंने बता दिया उसी को याद रखने, बाकी तो इसमें अरब के मेंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। पैलेस्टीन ने क्विट कर दिया, मतलब पैलेस्टीन अब इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक। बाकी आप इस पे मेरे से मत लड़ने लगना सर 22 सदस्य हैं, 21 सदस्य। यूपीएससी देखो ऐसे गंदे क्वेश्चन नहीं पूछती है, मतलब जो रोज अपडेट होते रहते हैं। यूपीएससी उन क्वेश्चन पे फोकस करती है, उन लाइन पे फोकस करती है जो ब्रॉड एंगल के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन बाकी अदर एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक। तो आप लोग इसमें लड़ा मत करो कि साहब 14 सदस्य हो गए हैं कि 12 सदस्य हो गए हैं। आपको अगर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इसमें ये चीज़ अमेंडमेंट कर दीजिए, बस, है ना। बाकी लड़ाई युद्ध वगैरह मत किया करो, डर जाते हैं आप लोगों से। अब बात आती है सीसा एंड सार्क के बारे में। सीसा क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी मत याद रखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे नूर सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शहर नूर सुल्तान कहाँ का है, तो बता दीजिए कजाकिस्तान का है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, समझ गए। तो इतनी बातें हो गई और आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे सार्क के बारे में। कई बार आपने पढ़ा है कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल जियोपॉलिटिकल यूनियन इन साउथ एशिया में है, ठीक है। 1985 में गठित हुआ था। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश में। सचिवालय इसका कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो 1985 में ढाका में बनाया गया। सेक्रेटरिएट जो है इसका काठमांडू, नेपाल में। 8 सदस्य इसके मेंबर हैं। अफगानिस्तान 2007 में इसमें ज्वाइन हुआ था, ठीक है। दूसरा कौन सा है? भूटान। तीसरा बांग्लादेश। चौथा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। और बताइए कौन सा होगा? श्रीलंका, मालदीव। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं याद रखना। ये तथ्य आपका प्रीलिम में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सार की प्रासंगिकता को लेके जब हम IR पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कवर कराएंगे। नासा डाटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बस इतना याद रखना कि चंद्रा एक्सरे जो सेंटर है या ऑब्जर्वेटरी है वो किसकी है? नासा की। अब आपके दिमाग में आएगा सर चंद्रा सतीश चंद्र तो हमारे यहाँ के हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। जो नासा है उसने ये उनकी याद में, उनकी खुशी के लिए, है ना, ये काम उसने किया था, ठीक है, उनका नाम यूज किया था। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। डाटा सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है एक बार देख लो, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस टेक का पार्ट है। क्योंकि डाटा सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी इमेज में जो डाटा है अर्थात उसमें जो पिक्चर होगी उसे साउंड वैल्यू ग्रांट कर देंगे और जो साउंड वैल्यू है इस कंटेंट डाटा को देंगे। इसी प्रक्रिया को डाटा सोनिफिकेशन बोलते हैं। सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? उसमें आवाज देना, साउंड देना। जैसे ये आपकी पिक्चर चल रही है, पीछे से हम बकर बकर बोल रहे हैं, है ना, तो वो क्या है एक तरीके का? वो यही है सोनिफिकेशन। मतलब इस पिक्चर में हम जान दे रहे हैं, हम क्या बोल दे रहे हैं? डाटा सोनिफिकेशन। तो जान आ गई, नहीं तो ऐसे तो दिखने में कुछ भी नहीं दिख रहा। हालांकि इसमें ऐसी चीज नहीं है, इसमें क्या होगी? एक इमेज होगी। मान लो एक नायक और नायिका की इमेज है। नायक और नायिका हाथ पकड़ के कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हाथ पकड़ के जा रहे हैं और कोई बहुत तेजी से हाथ पकड़े हुए। तो अब नायिका ने अगर तेजी से हाथ पकड़ा हुआ तो इससे क्या समझ में आ जाएगा कि वो डरती है कि कहीं नायक उसको छोड़ के ना चला जाए। समझ गए? तो उसी चीज को आवाज में तब्दील कर दिया जाएगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। जैसे आप लोग वीडियो बनाते हो ना अपने दोस्तों के, सहेलियों के, सखियों के, है ना, बर्थडे वाले पिक्चर्स लगा लगा के, जैसे मैं बड़ा खुरापात करता हूँ और इस चीज़ के लिए तो मेरे घर के सारे मेंबर मुझे से ही काम करवाते हैं कि मेरा बर्थडे का ये बना दो, मेरी सहेली का बर्थडे है उसका बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसी में मेरी ज़िंदगी चली जाती है। खैर ठीक है। चंद्रा एक्सरे प्रोजेक्ट क्या है? 1999 में नासा की द्वारा इसको किया गया था। एक्सरेज को ऑब्जर्व करना आपको नहीं याद रखना है। ICJ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ICC और ICJ, ठीक है। तो ICJ को देखते हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट से रिलेटेड है। ये एक क्या है? ये एक तरीके का इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 60 एमिनेंट इसमें ज्यूरिस्ट वर्क करते हैं। पर्पस है डेवलप नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है, ठीक।
फिर बात आती है यहाँ पे लोक अदालत। आपको वैसे भी हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ाया है लोक अदालत क्या होती है। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। मतलब अगर आपके विवाद नहीं सुलझ रहे हैं तो आप इसका भी विकल्प अपना सकते हैं। कोर्ट में लंबित जो हैं मुकदमे जाने वाले हैं उनके बारे में आम सहमत से यहाँ पे इशूज़ को सुलझाया जाता है। ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1957 के तहत इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला है। मतलब ये तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। निर्णय सिविल कोर्ट के बराबर होते हैं, निर्णय बाध्यकारी होते हैं। अब आपस में समझौता करके ही जाओगे कि हाँ साहब हमने चाय नहीं पी थी तो इसलिए हमारी लड़ाई हो गई थी, तो पहले पूछेंगे कि अच्छा अगर हम चाय पिला दें तो आप लोग मान जाओगे, तो फिर वो बोलेंगे हाँ मान जाएंगे। ठीक है, वापस से अपील नहीं कर सकते हैं लोक अदालत में। ध्यान देना, लोक अदालत में आप उस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप कोर्ट में जाके फिर से सामान्य प्रोसेस के अंतर्गत अपनी नई गतिविधियों के तहत कर सकते हैं अपील। और एक और बात बताएं, लोक अदालत में दिए गए डिसीजन की भी आप अपील नहीं कर सकते कोर्ट में। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे याद रखना, नहीं तो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई फीस नहीं ली जाती है, कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। कौन कौन से केस अदालत में जा सकते हैं, कोई केस जो कोर्ट में पेंडिंग हो। ठीक है, कोई भी केस जो कोर्ट में जाने वाला हो आप उसे पहले भी लोक अदालत में ले जा सकते हैं। मतलब वही है कि पहले वहां मार खाओ, इससे पहले यहीं चले जा सकते हो। ठीक है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भारत की पहली स्वदेशी सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। आपके दिमाग में अच्छा एक चीज आता होगा ना कि सर बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि बैलिस्टिक जो मिसाइल होती है इस पे जो मिसाइल होता है, ठीक है, और जो उस पे वार हेड लगा होता है, जो आप कह सकते हो एक तरीके का बारूद जिसको बोलते हैं आपकी सामान्य लैंग्वेज में। ठीक है, या जो डिस्ट्रॉय करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उसमें होता है, तो उसके साथ में डिवाइस लगाई जाती है जो उसको गाइड करती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है बैलिस्टिक की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि बैलिस्टिक सीधे पहले जाती है और फिर अचानक से नीचे को हो जाती है। मतलब परागमन वेग से चलती है। आपने फिजिक्स अगर पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, ऐसे कोई वस्तु जाती है ये ऐसे बन जाता है, तो इसको बोलते हैं परागमन वेग। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा पिक्चर्स में, वीडियो में कि ऐसे मिसाइल उठी फिर ऐसे नीचे गई और फिर बिल्कुल नीचे नीचे चली गई सरफेस के लेवल पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको मतलब याद नहीं रखना है। बाकी हम आपको कभी पढ़ाएंगे डिटेल में जब सारी मिसाइलों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, 350 किलोमीटर तक जा सकती है, 500 से 1000 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है। मतलब कि 500 से 1000 किलोग्राम का बारूद अपने साथ ले जा सकती है। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्या ये स्वदेशी है पृथ्वी, तो आप कहोगे हाँ साहब स्वदेशी है। और आपको पता है कि हमारा एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो मिसाइल प्रोग्राम है वो चल रहा है, जिसमें 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, ठीक है, नाग है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक, तो वही चीज़ें हैं। बाकी आपको यहाँ पे आकाश है। ठीक, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बीमा क्या होता है हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, तो इसलिए आप वहाँ पे ही इस चीज़ को पढ़ लें। ठीक है, ये आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जीमैक्स क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक्सरसाइज वगैरह पे क्वेश्चन नहीं आता है। आईएनएस चेन्नई क्या है? स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल सिंपोजियम। ठीक है, आईएनएस तर्कस रसिया से हमने लिया। आईएनएस दीपक रिप्लेसमेंट टैंक्स हैं। मतलब आपको याद नहीं रखना है कि क्या है क्या नहीं है, आपको तो अच्छे से पता है, आईएनएस देख के ही जान जाओगे। ठीक है, ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज का मतलब होता है ओपन ओशियन, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ग्रीन वाटर का मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज या ग्रीन वाटर कैपेबिलिटीज या ब्राउन वाटर, तो इनका क्या मतलब होता है? ब्राउन वाटर कैपेबिलिटीज का मतलब होता है नेविगेशनल रिवर्स या एस्चुरी है, मतलब इसमें नौवहन किया जा सकता है, मतलब नौका को परिसंचालित कर सकते हैं। ग्रीन वाटर में कोस्टल वाटर व बंदरगाही वाटर को जाना जाता है। ठीक है, ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज का मतलब ओपन ओशियन, मतलब जो समुद्र होता है, आप जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये जैसे आप देख रहे हो तो ये ब्लू ब्लू है, ये क्या दिखा रहा है कि ओशियन है, पूरा खुला है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कहीं को जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, ओशियन की तो कोई बाउंड्री होती नहीं ना। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। फिर आता है अन्य भारत व जापान के मध्य एक्सरसाइज, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। धर्मागाज, बच्चे इसी को पढ़ते रहते हैं। आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा और ना कभी पूछेगा। यूपीएससी इतनी गंदी थोड़ा ना है जितना हम लोग समझ लेते हैं।
इंग्लिश चैनल, ठीक है, आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा लेकिन पता हो इंग्लैंड का साउथ और फ्रांस का उत्तर वहां पे है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो आपको एक बार दिखा देते हैं, डोबर जल संधि नॉर्थ सी व इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है। तो आप एक बार मैप देख ही लो, नहीं तो फिर आप मेरे को ही डांटोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये है फ्रांस, ठीक है, ये आप फ्रांस की लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे है ये आपका इंग्लिश चैनल इस जगह पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं पहले ये हटाता हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सर पहले हटा रहे हो फिर दिखा रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल ये इस जगह पे ये मिलेगा, देख रहे हो ये लिखा है ना इंग्लिश चैनल, ठीक। तो ये इंग्लिश चैनल हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, डोबर जल संधि, ये है आपका नॉर्थ सी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाया क्या, इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ सी, और यहाँ पे मिलेगा आपको डोबर जल संधि, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है आपको लोकेशन के रूप में, चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं दिखा रहा है, बेचारा नाराज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हटाते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए नॉर्थ सी कहाँ पे है। कई बार आपको दिखाया है नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे एक बात बताएं आपको, पूरा इसका नाम यूनाइटेड किंगडम होता है, इसमें ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, ठीक है, और वेल्स, ये 3 शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको यूके बोलते हैं। अब बात आती है स्क्रब टाइफस। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्क्रब टाइफस क्या होता है, एक तरीके की बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्या होता है, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात आती है यहाँ पे अगला, नगार्नो काराबाख क्षेत्र। कई बार हमने आपको पढ़ाया है, कहाँ पे है, आर्मेनिया व अजरबैजान के मध्य लैंडलॉक क्षेत्र है, आर्मेनिया में लेक सेवन है, ठीक है। तो आपको एक बार हम इसकी लोकेशन दिखा दें ताकि आपका क्वेश्चन ये वाला कभी गलत ही ना हो, कई दिनों से चर्चा में, और यूपीएससी ऐसे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो नगार्नो काराबाख रीजन, यहाँ पे ये नगार्नो काराबाख रीजन, ठीक है। ये आप आर्मेनिया की लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे ये लोकेशन किसकी है, अजरबैजान की, समझ रहे हैं। आर्मेनिया आप देख रहे हो लैंडलॉक कंट्री है। आपको घुमाने के लिए यूपीएससी क्या कर सकती है कि जो एक कैस्पियन सी है इसमें दे देगा आर्मेनिया सीमा बनाता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लेक बनी है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेक सेवन, ठीक है। और यहीं पे 7 नेशनल पार्क है। आपसे इतना डेप्थ में तो नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट यही है कि नगार्नो काराबाख का रीजन कहाँ पे है, ठीक। दुर्गम चेरुवु लेक, फ्रेश वाटर लेक है तेलंगाना की, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जुबली हिल्स और माधवपुर हिल्स, ये कहाँ पे है, तेलंगाना में, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक। फिर बात आती है सैंडलवुड। तो रेड जैसे आपने देखा होगा कि एक होती रेड सैंडलवुड और एक होती चंदन सैंडल जिसको आप बोलते हो, ठीक है। एक होता लाल चंदन और एक होता ये वाली चंदन। जो लाल चंदन होती है ना उसकी दवाएं बनती हैं। दवा का मतलब जैसे जो उत्तेजक वर्धक दवा का मतलब जैसे आप शिलाजीत का कैप्सूल देखते होंगे, ठीक है। आपने इसका देखा होगा, रिवाइटल का कैप्सूल देखा होगा, और भी कई सारी दवाएं आती हैं जो गलत कामों में इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उन दवाओं को बनाया जाता है इसको यूज करके, ठीक है। ये चाइना में सबसे ज़्यादा इसकी तस्करी होती है। तो यूपीएससी ने एक बार बहुत पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आपसे इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ख़ास बात क्या है कि इसमें सुगंध नहीं होती, जैसे चंदन में खुशबू होती है ना, आप में से कई सारे लोग चंदन का तिलक लगाते होंगे, ठीक है, मत्थे पे, तो उसी चीज़ से संबंधित है, ठीक है। तो IUCN में नियर थ्रेटेंड है, लाल मिट्टी में पाई जाती है। बाकी आपको इसका उपयोग नहीं मतलब याद नहीं रखना है, कई बीमारियों के उपयोग में सहायक होती है, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंडिया उसका मेंबर है? तो हाँ, इंडिया उसका मेंबर है और ये UN की बॉडी ही है, इसमें सोचने की तो बात ही नहीं है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है और क्या यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आता है NCDC, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है।
1963 में एक्ट के तहत गठित हुआ था। अब एक्ट के तहत आया है, आर्टिकल में मेंशन नहीं, तो क्या हुआ, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन हुआ या स्टैच्यूटरी बॉडी हुई। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, एमएसएमई के अंतर्गत आती है, तो आपको कि नहीं साहब एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। अच्छे से आप जानते हो कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, या सहकारी जो समितियां हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट में भी हैं, डीपीएसपी में भी हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। बाकी आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको नहीं याद रखना है। मिशन लंटाना आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस इतना ही देख लो, वैसे पूछेगा नहीं, राजस्थान में है, उदयपुर में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आती है पैथालेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का टॉक्सिक लिंक है या एक एनवायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप है जो कि बेबी के डायपर्स, जो बच्चे पोटी करने के लिए जो डायपर्स नहीं यूज किए जाते हैं, उनमें अधिकांशता पाए जाते हैं। ये प्लास्टिसिटी इंप्रूव करने के लिए इनको जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल एडवर्टाइज क्या आती है कि ये बच्चे का डायपर देखो इतना सॉफ्ट है, इतना स्मूथ है ना, नहीं दिखाते हैं उसको खींच खींच के बढ़ा के। तो वो क्यों होता है सॉफ्ट, क्योंकि उसी में इस पैथालेट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे पॉलीथीन्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब चिकनी होती हैं और उनको आप कितना भी इलेक्ट्रिक मतलब खींच सकते हो और वो टूटती नहीं, जैसे गुब्बारा आपका होता है एग्जाम्पल में, है ना, उसको खूब फुला दो फटेगा ही नहीं, समझ के, बहुत चिकना होता है। तो वही सारी चीज़ें से उसमें पैथालेट्स का उपयोग होता है। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, ठीक है, इन सब में इनका उपयोग होता है। आप लोगों की कई सारी क्रीम वगैरह होती है ना, उनमें सब पाए जाते हैं पैथालेट्स। ठीक, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आता है HCNG, पूरा नाम है हाइड्रोजन इनरेस्ड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब हाइड्रोजन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो CNG है उसमें हाइड्रोजन का मिक्सअप करना, उसको ब्लेंड करना। ठीक है, जैसे हम एथनॉल वगैरह देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मतलब पढ़ना ही नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे यही आएगा कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि भैया सभी के सभी लाभ होंगे। 70% हाइड्रोजन एमिशन को कम करेगा, 5% फ्यूल को बचा पाएंगे, कम मात्रा इंजन की नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिलीज करेंगे, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। आइडियल फ्यूल जो कि भारी वाहनों में भी उपयोग है, ऑक्टेन रेटिंग काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, इंजन का मतलब। अब इम्पॉर्टेंट है कि H2 की जो कॉस्ट है वो CNG से ज़्यादा है। अब यहीं पे घुमा देगा आपको कि H2 की जो लागत है वो CNG के अपेक्षा काफ़ी सस्ती है, तो आप कहोगे साहब बिल्कुल भी नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, अब बात आती है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। फिर आती है ठीक है, संवेदना, पूरा नाम क्या है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वनरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। मोटे तौर पे समझो कि वो लोग जो मेंटल डिसऑर्डर है या जिनका दिमाग उतना सामान्य नहीं है जैसा कि सामान्य पर्सन्स का होता है, तो उनके लिए संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। एक तरीके का टोल फ्री नंबर है जिसमें बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जैसे हम आपको करते हैं कभी कभी। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 0 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पॉक्सो एक्ट 2012 RTA एक्ट को भी ओवरसीज करता है, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चों के साथ में जब गलत बिहेवियर होता है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी एक तरीके की हेल्पलाइन प्रोवाइड कराई जाती है। पाइप वर्ड्स क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कैट क्यू वायरस क्या है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेचुरल होस्ट, ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की करंट अफेयर्स कवर की। मतलब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको जो करंट करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही करा रहा हूँ। फालतू का पढ़ा के फालतू का टाइम आपका वेस्ट करके अपना समय और आपका समय थोड़ा ना बर्बाद करना चाहते हैं। समय वैसे भी हमारे पास बहुत कम है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर इतना ही आपको नोट्स बनाना है, बाकी आपको नोट्स नहीं बनाना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो नोट्स हैं, मतलब दिसंबर 2020 तक के, इनमें आपको जब भी नोट्स बनाना हो तो क्लास पहले देख लें तब नोट्स बनाएं। ठीक है, लेकिन जनवरी से जो आपको नोट्स मिल रहे हैं, जनवरी 2021 का हो गया, फरवरी 2021 का हो गया, वो आपको नोट्स सारे बनाने हैं, उसका एक एक लाइन आपको लिखनी है।
क्योंकि यहाँ पे जो बना था नोट्स, ये बना था एक तरीके का मिक्सअप इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट को लेके, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ के नए पार्ट के साथ में, अर्थात सितंबर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अक्टूबर का पहला पार्ट, फिर दूसरा और फिर तीसरा पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक के करंट बचे हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।